वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 13 जुलाई 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, वहां भी आपको सभी लिंक्स नए पुराने एक साथ मिलते रहेंगे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, अंतिम प्रश्न तक देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और क्लास यदि आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करके टार एजुकेशन का छोटी सी सहयोग आपके द्वारा ज़रूर हो। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू अडॉप्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या है, 2 बच्चों की नीति राज्य के लोगों के लिए ये स्वैच्छिक है, ये जबरन किसी पर ये थोपा नहीं जाएगा। और इस नीति को स्वैच्छिक रूप से जो लोग अपनाएंगे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सरकारी नौकरियों में विशेष लाभ दिया जाएगा। और जो लोग इस नीति को नहीं अपनाएंगे उनको सरकारी नौकरियां, सरकारी योजनाओं तथा राशन कार्ड जो जिससे राशन मिलता है गरीब लोगों को, ऐसी लाभों में जो है कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने का घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के अलावा। देखिए आंध्र प्रदेश जो है ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एक योजना शुरू किया था, उसका नाम था साल्ट, SALT, साल्ट। साल्ट जो एक पहल है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। इसमें क्या होगा, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की शिक्षा को और बेहतर सुदृढ़ बनाने के लिए काम किया जाएगा इस साल्ट कार्यक्रम के द्वारा। और एक और है, और साल्ट का फुल फॉर्म होता है ये आंध्र प्रदेश का जो योजना है साल्ट, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक और योजना है जो कि हाल ही में बहुत इधर नज़दीक में ही ये योजना, ऐसे तो योजना बहुत है आंध्र प्रदेश का, वो भी हम लोग देखेंगे। एक योजना जो ज़्यादा इधर नज़दीक में करंट में रहा है न्यूज़ में, वो है YSR बीमा योजना। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया है। इसमें क्या होगा, तो जनता को बीमा लाभ देने के लिए YSR बीमा योजना ये शुरू किया गया है। और इसमें हाल ही में राज्य सरकार ने 750 करोड़ रुपये आवंटित भी किया है। तो ये रहा आंध्र प्रदेश से लेटेस्ट में कुछ संबंधित न्यूज। चलिए पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए हाल ही में कृषक बंधु 2.0 योजना लॉन्च किया है ये पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और ममता बनर्जी पर हाल ही में 2-4 रोज पहले वहां का हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का दंड लगाया है। वो किस लिए, तो वहां पे जो चुनाव हाल ही में विधानसभा का हुआ है उसमें ममता बनर्जी द्वारा वहां के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पर कुछ गलत बातें समाज में पब्लिक में फेंकने के कारण, और एक और बात की जब चुनाव कार्यक्रम वहाँ चल रहा था तो बीजेपी और हाई कोर्ट के बीच में साठगांठ वाली बात उन्होंने कहा था। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए ये जुर्माना वहाँ के उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी पर लगाया है 5 लाख रुपए का। और पश्चिम बंगाल का अभी गवर्नर राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़। चलिए बिहार सरकार ने एक योजना हाल ही में लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। वैसे ये योजना पुराना है लेकिन फिर से इसमें सरकार ने न्यूज़ में लाया था, लोगों के बीच इसको पेश किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें जो है राज्य के युवाओं को महिलाओं को 10 लाख रुपए का ऋण राशि उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें इस 10 लाख में 50% जो है राज्य सरकार सब्सिडी दे देगी और 50% अर्थात 5 लाख जो बचेगा उतना ही का ब्याज
देना होगा युवाओं को, जो युवा उद्यमी होंगे इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, तो ये रहा और बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। चलिए, तो ये रहा पहले प्रश्न से इतने फैक्ट्स। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? ये चीज़ मैंने इसके पहले वाले कल के डेली करंट अफेयर क्लास में भी मैंने ये कराया है, सेम प्रश्न, लेकिन फिर से इसमें मैं इसलिए लाया हूँ ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट ये डेज है विश्व जनसंख्या दिवस। और ख़ास बात ये कि इसमें मैं जो डाटा कलेक्ट किया हूँ, ये सब देखिए, चार्ट भी मैंने बनाया है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा से मैं ला दिया हूँ जिससे कि आपको एक प्रश्न नहीं, इसमें एक प्रश्न में इतने सारे फैक्ट्स आपको मिल पाएँ। तो आइए देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? तो ये किया गया है, मनाया गया है 11 जुलाई को। इसका थीम रहा है 2021 के लिए इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर और चीन पहले स्थान पर है। मैक्सिमम लोग इसको जानते ही हैं। पहली बार जनगणना जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी और भारत में पहली संपूर्ण जनगणना अगर रेगुलर जो कहें वो 1881 में हुआ था। और राष्ट्रीय स्तर पर जो ये प्रत्येक, और ये भी एक बात है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराया जाता है और यह कराया जाता है गृह मंत्रालय के अधीन ये काम होता है। और वर्ष 2011 तक भारत में 15 बार जनगणना कराया जा चुका है रेगुलर प्रत्येक 10 वर्ष पर। और क्योंकि अंतिम जनगणना ये 2011 में ही हुआ था और अगला जो है 2021 में ही होने को है। अब देखिए क्या होता है, कोविड-19 के कारण होता है या कब होता है, आगे की बात है। और चलिए कुछ और फैक्ट है। जनगणना 2021 जो अंतिम बार अभी हुआ था, जो 15 बार हो चुका है 2011 तक, तो उससे संबंधित कुछ डाटा हम यहाँ लाए हैं। भारत की कुल जनसंख्या देखिए कितना है यहाँ, 1,21,85,04,977 ये डाटा है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या इतना है, महिला जनसंख्या इतना है। और साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार, तो कुल साक्षरता भारत की कुल जनसंख्या का 74% जो है जनसंख्या साक्षर है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 82.14% साक्षर है और महिला जनसंख्या का 65.46 60.546% है। देखिए पॉइंट के बाद बहुत लोग इसको 46 या 46 बोल देंगे, लेकिन वो मैथमेटिकल दृष्टि से हम लोग देखें, ऐसे हम लोग जल्द ही मैथ का क्लास भी शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग का भी और जीके वगैरह सब कुछ का, तो उसमें हम लोग सभी डिटेल देखेंगे। फिलहाल देखिए जब पॉइंट जब आता है मैथ में, जैसे ये बहुत लोग इसको 65.46 बोल देते हैं या कुछ लोग 60.546 बोल देते हैं, तो ये बोलना सही नहीं है। इसको पॉइंट के बाद 1 डिजिट में बोला जाता है इसको। तो ये है 60.546% महिला जनसंख्या का साक्षरता दर। और जनसंख्या घनत्व तो देखें प्रति वर्ग किलोमीटर तो 382 है और लिंगानुपात देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं। तो ये रहा इससे संबंधित कुछ बातें महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आप लोगों को। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। 2 जुलाई को हाल ही में क्या मनाया गया है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। 6 जुलाई को क्या हुआ? विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है। क्या है ये? तो वर्ल्ड जूनोज डे, या इसको जूनोसिस भी बोलते हैं। तो ये जो है जूनोटिक बीमारी, जिसे रेबीज भी बोलते हैं, रेबीज के खिलाफ पहली बार जो टीकाकरण हुआ था उसी के उपलक्ष्य में ये प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। और चलिए 1 जुलाई को क्या हुआ? 1 जुलाई को हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण डे है भारत के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 1 जुलाई को मनाया गया है। क्या है ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? सब लोग जानते हैं, शॉर्ट में इसको GST जो बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये सही प्रोनाउंसिएशन है GST का। तो क्या है ये? तो देखिए कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार करते हुए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में एक राष्ट्र एक कर अर्थात 1 नेशन 1 टैक्स अपनाने के लिए इसी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अर्थात GST का निर्माण किया गया। और बात करें अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। मंत्रालय में फेरबदल हुआ है, नए नए मंत्री केंद्र सरकार में अभी फिलहाल बने हैं। तो उसमें ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही पहले भी थी, अभी भी हैं। नए मंत्रियों का जो भी है उसका क्लास हम आजकल में एक जल्दी लेकर आ रहे हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। वैसे डेली क्लास में जब जरूरत पड़ रहा है वैसे तो हम लोग देख ही रहे हैं। निर्मला सीतारमण के बारे में एक और फैक्ट है कि ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। महिला वित्त मंत्री की बात हो रही है, ये हैं पूर्णकालिक में। तो चलिए 1 जुलाई को और भी बहुत सारे डेज हैं जो कि हम लोग देख ही लेते हैं।
सभी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को ही मनाया गया है। 1 जुलाई को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 66वां स्थापना दिवस भी मनाया है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था और एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। एक और डेट है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को ही मनाया गया है। एक और है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को ही मनाया गया है। और 1 जुलाई को एक और है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। और विश्व डाक दिवस कब होता है? 9 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को। ये ध्यान रखेंगे। तो 1 जुलाई को इतने सारे फैक्ट्स रहे, बाकी अब सब हम लोग देख ही लिए, ये सब फैक्ट्स देख लिए। अब चलिए अगला प्रश्न है तीसरा। दोस्तों देखिए, आज जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन है आज, और सब का सब 20 क्वेश्चन ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से आग्रह है कि क्लास बने रहें अंत तक। एक से एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के कलेक्शन में है न्यूज में, तो इसका चर्चा हम लोग पूरा कर रहे हैं। और कहना ये था कि आज हम 2 ही प्रश्न में MCQ फॉर्मेट लाए हैं, इसलिए कि ज़्यादा प्रश्न है, ज़्यादा एक ही दिन में ज़्यादा करंट को चर्चा करेंगे हम लोग, तो आप लोग को दिक्कत भी होगा ऑब्जर्व करने में। वैसे कम से कम 10 MCQ और बाकी वन लाइनर विद ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट डेली हम लोग करते ही हैं, तो कल से फिर हम लोग करेंगे। आज एक और कारण था नेटवर्क प्रॉब्लम, काफ़ी वीक रहा था सिग्नल इधर नेटवर्क का, जिसके कारण मैं टाइम पर जो है न्यूज़ कलेक्ट ही नहीं कर पाया। बहुत मेहनत करना पड़ता है, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स, पेपर्स, टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स सब खंगालना पड़ता है, तो वहाँ से वो सब कलेक्ट करने में काफ़ी समय लगता है, और वो इतना वीक चल रहा था नेटवर्क, जिसके कारण ये लेट हो गया। ये भी कारण है कि आज MCQ में 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी जो है देखिए इतने सारे फैक्ट्स और एक से एक प्रश्न है आज के क्लास में, उन सभी को चर्चा हम लोग चलिए फटाफट करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? तो ये हैं एश्ले बार्टी। एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और एश्ले बार्टी जो हैं चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर यह खिताब जीता है। तो कैरोलिना प्लिस्कोवा, ये आप ध्यान रखेंगे, चेक गणराज्य की हैं, ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, क्योंकि पूछा जाता है, नाम दिया जाता है कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है या ये किस देश से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं सभी चीज़ें इसमें डाल दिया हूँ, सभी पर ध्यान देंगे आप। ये नहीं कि ये एश्ले बार्टी किसको हराया है, बस हराई है, केवल ये ध्यान देना, ये नहीं, ये किस देश की हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ये सब तो इसमें है ही, ध्यान देंगे। तो एश्ले बार्टी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीत लिया है, चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है ये इस बार 134वां संस्करण है, और इसका आयोजन विंबलडन जो कि लंदन यूनाइटेड किंगडम में है वहीं पे किया गया है, और समाप्त भी हो गया, क्योंकि सभी इसमें पुरुष एकल, मिक्स डबल्स, ये सब अनाउंस हो गया है। नीचे प्रश्न है, अभी हम लोग देखेंगे, बने रहिए। विंबलडन टेनिस जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का ये जो है पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम है। चलिए, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, और यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम जीत है। और नोवाक जोकोविच ने इटली के मातेओ बेरेटिनी को हराकर यह खिताब जीता है। और इसी के साथ ये तो हम लोग देखा ही कि ये जो इस बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ है उसका 134वां संस्करण है, जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन के विंबलडन में हुआ है। और विंबलडन टेनिस जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर। और पुरुष युगल, देखिए 2 प्रश्न इसमें है, ये मैं चाहता तो अलग से 2 प्रश्न और बना देता, लेकिन इससे और टाइम लगता आपका, तो इसलिए एक ही प्रश्न में यहाँ 2 क्वेश्चन देखिए और है। पुरुष युगल का किसको अलग से प्रश्न समझेंगे आप। पुरुष युगल का खिताब निकोला मेकटिक जो कि क्रोएशिया से हैं, और मेट पाविक नहीं है, ये पाविक है, यहाँ आकार छूट गया है, याद है मुझे, मेट पाविक जो हैं वो भी क्रोएशिया के हैं। इन दोनों ने मिलकर पुरुष युगल का खिताब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में जीता है। और महिला युगल का बात करें तो महिला युगल का खिताब देखिए हिस्सी सू वी, ये ताइवान की हैं, और एलिस मर्टेंस या मैर्टेंस इसको बोल सकते हैं, ये बेल्जियम की हैं। इन दोनों ने मिलकर महिला युगल का खिताब जीता है। तो ये सब विंबलडन से संबंधित जो भी है मेन इसमें प्रश्न, वो मैंने चर्चा कर दिया 2 प्रश्नों को करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बॉयज सिंगल्स का खिताब जीता है? ये पहले कभी हम लोग इसका चर्चा नहीं करते थे इस खिताब का, इसलिए किया जा रहा है कि ये जो जीता है लड़का, तो ये भारतीय मूल का अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी है, इसलिए इसको लेना पड़ा है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। भारतीय न्यूज़पेपर्स में जब ये न्यूज़ आ गया है तो ये
एग्जामिनर्स उठा सकता है इस प्रश्न को। चलिए, तो किसने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का बॉयज सिंगल्स का खिताब जीता है? इनका नाम है समीर बनर्जी। समीर बनर्जी भारतीय मूल के अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं, मैंने बताया ही था। और ये सब दोनों तो हम लोग पढ़ा ही कि 134वां संस्करण है विंबलडन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में किया जा रहा है आयोजन। किया जा रहा है नहीं, किया गया, अब तो खत्म भी हो गया। विंबलडन टेनिस ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। चलिए, अगला है, हाल ही में किस देश ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है, और अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर ये खिताब कोपा अमेरिका 2021 जीता है। और कोपा अमेरिका क्या है ये? तो ये सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है, अर्थात फुटबॉल खेल से संबंधित है कोपा अमेरिका। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान देंगे आप। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो इनका नाम है पंकज सिंह। पंकज सिंह भारतीय क्रिकेट में तेज गेंदबाज थे, उन्होंने ही ये संन्यास लेने का घोषणा किया है। जब क्रिकेट की बात हो रही है तो भारत में क्रिकेट का आयोजन ये रेगुलेट करता है बीसीसीआई। देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। इसके प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, जिनको दादा भी कहा जाता है क्योंकि बंगाली हैं ये। और सेक्रेटरी इसके जय शाह हैं, जो कि अमित शाह के, जो वर्तमान में गृह मंत्री के हैं, उनके पुत्र हैं। और बात हुई जब गृह मंत्री अमित शाह का, तो एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट है कि हाल ही में भारत में एक नया मंत्रालय बनाया गया है केंद्र सरकार में, सहकारिता मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय के भी नाम से, पेपर में कुछ में हमने देखा कि इस नाम से भी दिया गया था। तो यह सहकारिता मंत्रालय, जो कि नया मंत्रालय भारत सरकार में बना है, इसके सबसे पहले मंत्री अमित शाह ही बने हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ये अलग से हो गया बात। चलिए, हाल ही में जाने माने ऑलराउंडर क्रिकेटर मोहम्मद उल्लाह रियाद, हाँ इनका नाम है, नाम ही में हमको लगा रियाद वो कंट्री का वो चल गया। मोहम्मद उल्लाह रियाद जो है टेस्ट क्रिकेट से, यहाँ में भी गलती है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद उल्लाह रियाद ये टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिए, बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में किस देश ने यूएफा यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो सबसे पहली बात कि ये यूएफा यूरो की क्या है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट है, और ये जीता है 2020 वाला खिताब, ये 2021 में हुआ है 20 का, तो ये जीता है इटली ने, और किसे हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर। चलिए, अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र, ये पहला शब्द लग गया तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। पहला निजी, प्राइवेट क्षेत्र का, सरकारी नहीं, प्राइवेट, सरकारी तो बहुत है। तो निजी क्षेत्र का एलएनजी, पहला निजी क्षेत्र का एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है, और इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने, नितिन गडकरी जो हैं, गडकरी, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और भारत का ये पहला निजी क्षेत्र का एलएनजी सुविधा संयंत्र है, षड्यंत्र नहीं संयंत्र होगा। चलिए, निजी क्षेत्र का यह भारत का पहला एलएनजी संयंत्र जो है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप, देखिए वैद्य भी यहाँ फिर ये सही लिख कर लाया जाता है, एमएस वर्ड में पता नहीं ये चेंज क्यों कर दे रहा है। तो ये जो है बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप जो है उसी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, और उद्घाटन किए नितिन गडकरी ने। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये सबसे सस्ता और सबसे स्वच्छ ये ईंधन है। इसको हम लोग साइंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, साइंस का क्लास जब हम लोग करेंगे कल परसों से। तो चलिए, तो नागपुर में उद्घाटन हुआ है, इससे पहले तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल जो है मुंबई, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए, अगला है, हाल ही में किसने यूरोपियन चैंपियनशिप गोल्डन बूट जीता है? बहुत ही ये महत्वपूर्ण अवार्ड है किसी फुटबॉलर के लिए। तो यूरोपीय चैंपियनशिप गोल्डन बूट किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गोल्डन बूट फुटबॉल खेल से संबंधित अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे ये। और ये कहाँ का है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। चलिए, हाल ही में किस जाने माने आयुर्वेद फिजिशियन का निधन हो गया है? तो इनका नाम है पीके वॉरियर। पीके वॉरियर केरल राज्य से प्रसिद्ध आयुर्वेदिक फिजिशियन थे, और पीके वॉरियर को पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका था, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है, केंद्र सरकार ने किस बैंक में अपना 100% शेयर बेचने का फैसला किया है? तो आईडीबीआई बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आईडीबीआई बैंक को पहले ही निजी क्षेत्र का बैंक के रूप में इसे क्लासिफाइड कर चुका है, और पहले गवर्नमेंट था, सार्वजनिक क्षेत्र का था, लेकिन इसकी स्थिति सही न होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र से हटाकर इसको
प्राइवेट बैंक के रूप में वर्गीकृत RBI ने कर दिया था। इस IDBI बैंक में जो है केंद्र सरकार का 45.5% और LIC का 49.24% इसमें शेयर था और अन्य शेयर होल्डर्स जो थे इसमें उनका प्रतिशत 5.29% है, साझेदार हैं। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। चेयरमैन MR कुमार हैं। चेयरमैन ये जो MR कुमार हैं ये LIC के भी चेयरमैन हैं, ज़्यादा शेयर इन्हीं का है, LIC का ही है, तो इसके चेयरमैन भी MR कुमार ही हैं। और MR कुमार जो हैं LIC के चेयरमैन जो है भी हैं, तो इनका कार्यकाल हाल ही में 9 महीने के लिए बढ़ाया गया है। न्यूज़ में ये आया था 1-2 सप्ताह पहले, तो ये भी ध्यान रखेंगे। MD एंड CEO ये IDBI बैंक के राकेश शर्मा है। टैगलाइन इसका है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, ये इसका टैगलाइन है। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट, ये फर्स्ट शब्द लग गया है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रिप्टो गेमिंग गार्डन बिन ओपन रिसेंटली, तो ये देववन में है। देववन कहाँ है? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में देववन है। और उत्तराखंड वन विभाग ने जो है जुरासिक युग से मौजूद प्राचीन पौधों जीवों का एक क्रिप्टोगेमिक उद्यान समर्पित किया है जो बिना बीज और फूलों के उगते हैं। तो ये खास है, इसीलिए ये खास भी है और पहला है इस तरह का, ये यहाँ दिया भी है पहला शब्द। तो क्रिप्टोगेमिक जो है, यहाँ गैमिक होगा, मिसटाइपिंग हो गया है। क्रिप्टोगेमिक का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन, जिसका अर्थ है कि कोई बीज नहीं, कोई फूल नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप लोग। और उत्तराखंड में है ये, तो उसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी 2 जगह है, देहरादून विंटर सीजन, गैरसैंण समर सीजन के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में पिछले सप्ताह में बनाए गए हैं, 1 सप्ताह से अधिक ही हो गया। इसके पहले तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो नए बने हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के स्कूल लिंग समानता के मामले में सबसे नीचे है? तो ये है राजस्थान। इंग्लिश में देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट्स स्कूल्स आर एट द बॉटम इन द टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी, तो ये राजस्थान। यह रिपोर्ट जो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर एजुकेशन प्लस अर्थात UDISE प्लस के द्वारा 19-20 के लिए 2019-20 के लिए जारी किया गया है। उसी के अनुसार इसमें लिंग समानता के मामले में राजस्थान का जो स्कूल्स हैं वो सबसे नीचे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसके सम्मान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु चेयर स्थापित करने का घोषणा किया गया है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बंगबंधु चेयर स्थापित करने का घोषणा हुआ है। कौन है बंगबंधु? तो पहले ये देखिए, बंगबंधु चेयर बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और भारत बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ पर शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। और शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। इनके बारे में काफ़ी एक रोचक इनका हिस्ट्री रहा है। इनका जो अंत हुआ, अंत नहीं कहेंगे, मतलब इनका जो जब इनका देहांत हुआ तो काफ़ी कुछ अलग फैक्ट है इसमें, कभी देखेंगे हम लोग इसके बारे में भी। चलिए, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इथोपिया के प्रधानमंत्री के चुनाव में जीत दर्ज किया है? तो ये अबी अहमद। ऐसे इसके पहले भी वही थे, फिर से चुनाव ये जीत लिए हैं। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, करेंसी इथोपियन बीर, एग्जाम्स में केवल बीर देगा आपको, इथोपिया नहीं देगा। प्रधानमंत्री अबी अहमद वही अब बनेंगे, चुनाव जीत लिए हैं तो। चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्वदेशी आस्था और संस्कृति, स्वदेशी आस्था और संस्कृति इंग्लिश में देखें तो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर का एक नया विभाग बनाने का घोषणा हुआ है? किस राज्य में? तो ये असम में। राज्य में विभिन्न जनजातियों के पुराने संस्कृति, परंपरा आदि को जिंदा रखने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए यह कदम उठाया गया है। असम सरकार के द्वारा नया विभाग बनाया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। चलिए, और ये भी नए मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के, ठीक है। तो इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, तो अब बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये नए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ, यहाँ से है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, ये उन्होंने जीता है और यह पुरस्कार जो है उनके अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के लिए दिया गया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ये जो उनका एक अभियान है हंगर हैज नो रिलीजन, इसके तहत हर दिन हजारों लोगों को खाना
खिलाया जाता है। और सैयद उस्मान अजहर मखसूसी जो हैं हैदराबाद में चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व मलाला दिवस मनाया गया? तो ये 12 जुलाई को मनाया गया है। बहुत अच्छे फैक्ट्स है इसमें। देखिए, ये जो विश्व मलाला दिवस है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ के पहल पर मनाया जाता है। इनकी कुछ देखिए इनके बारे में फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों तथा लड़कियों के शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था, प्रदान किया गया था। और मलाला यूसुफजई का एक पुस्तक भी है, आई एम मलाला। हालांकि ये पुस्तक का मेन लेखक कोई और है, उसमें ये सह लेखिका है, तो उनका ये पुस्तक है आई एम मलाला। ये जो पुरस्कार उनको मिला था सबसे कम उम्र में, ये क्वेश्चन भी है अलग से, सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मलाला यूसुफजई हैं जो कि पाकिस्तान से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये जो पुरस्कार मिला था, इससे पहले ये जो काम कर रही थी, आवाज़ उठा रही थी महिलाओं बच्चों के लिए, लड़कियों के शिक्षा के लिए, तो इसी के विरोध में एक बार इन पर हमला भी हुआ था। लगभग 9-10 गोलियां इन पर से वार किया गया था। काफ़ी बुरी तरह से ये जख्मी हुई थी, फिर भी ये बच गईं और बचने के बाद और भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर इन सभी मांगों के लिए आवाज़ उठाने लगा इन्होंने, और इसी कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी साहसी लड़की हैं ये। आप लोग भी जो लड़कियां सुन रही हैं उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि आपको भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हम लोग नॉमिनेट कर सकें भारत की तरफ से। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप लोग अब जैसे लें। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन का द्वारा ये पहल पर ये मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं, और इनका कार्यकाल भी हाल ही में फिर से बढ़ा दिया गया है। तो न्यूज़ में ये आ गए हैं न्यू अपॉइंटमेंट के रूप में, है तो पुराना लेकिन न्यूज़ में आ गया, तो ये एग्जाम्स में आने की ज़्यादा चांसेज हैं, इसके ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग के लिए ज्यूरी जो है उसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका जवाब आप लोग कल ही के क्लास में ये कराया गया है, आप लोग जरूर कमेंट में देंगे। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को मालूम होगा, नहीं होगा तो फिर से सर्च भी कर लेंगे आप और कमेंट भी करेंगे, ताकि आपको इसके बाद से ये प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों ग्रुप्स पर शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग कीजिए। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये रहा आज का क्लास दोस्तों। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।